अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करंट अफेयर्स का तीसरा भाग कंटिन्यू करेंगे। पहले दो भागों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने ना देखा हो तो आप पहले के दो भागों को देख सकते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर्स का तीसरा भाग करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का तीसरा भाग। बुक्स। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बुक्स को कंटिन्यू करेंगे। बुक्स का तीसरा हिस्सा, बुक्स का पहले दो हिस्से जो है नीचे लिंक में है, अगर आपने ना देखे हो तो आप प्लीज उसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या बुक्स को क्या लिखा है? बॉस। बॉस, बॉस कौन है? बॉस है कौन? चंद्रचूड़। बॉस कौन है? दाग द फायर पिक्चर में थे। बॉस कौन है? चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ जी जो है वो बॉस हैं। क्यों? क्योंकि वो खाते हैं गोश्त। क्या खाते हैं? वो खाते हैं गोश्त। क्या खाते हैं साहब? वो खाते हैं गोश्त, इसीलिए वो बॉस हैं। चंद्रचूड़ जी क्या है भाई? चंद्रचूड़ जी जो है वो बॉस हैं क्योंकि वो क्या खाते हैं? गोश्त खाते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? चंद्रचूड़ जी क्या है? चंद्रचूड़ जी बॉस हैं क्योंकि वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं गोश्त। बात क्लियर है? आगे देखिए। अगर हम बुक की बात करें तो बुक का नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी अनकन्वेंशनल नेशनलिस्ट एंड अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बुक का नाम क्या है? बोस। और बॉस है कौन? चंद्रचूड़। और खाते हैं क्या? घोष। तो चंद्रचूड़ घोष इसके राइटर हैं। किसके? बॉस के। बॉस के राइटर हैं कौन? चंद्रचूड़। घोष जो है वो किसके राइटर है? चंद्रचूड़ घोष जो है वो राइटर है किसके? बॉस के। बॉस के राइटर हैं चंद्रचूड़ घोष। क्लियर है? बॉस कौन है? बॉस है कौन? बॉस है चंद्रचूड़ और राइटर क्या खाते हैं? घोष। और राइटर हैं काय के? बोस। ठीक है, बोस के राइटर हैं चंद्रचूड़ घोष। आगे देखिए कौन है? कैलाशपति। कौन है ये है कैलाशपति। और कैलाशपति है तो इसीलिए ये क्या है? शूरवीर है। कैलाशपति क्या है? कैलाशपति शूरवीर हैं। कैलाशपति क्या है भाई? कैलाशपति तो हमें और आपको पता है शूरवीर है। और कैलाशपति के जब आप मंदिर में जाओगे तो क्या मिलेगा? प्रसाद मिलता है या नहीं मिलता है भाई? कैलाशपति के मंदिर में हम और आप जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्रसाद। और कैलाशपति हैं क्या? कैलाशपति है शूरवीर। ये तो सबको पता है। कैलाशपति हैं, शंकर जी हैं, क्या हैं भाई? शूरवीर हैं। द एंजल्स ऑफ कैलाश। द एंजल्स ऑफ कैलाश। और कैलाशपति क्या है? शूरवीर। तो शुबीरा प्रसाद। शुबीरा प्रसाद। द एंजल ऑफ कैलाश कौन है? शुबीरा प्रसाद। एंजल ऑफ कैलाश कौन है? शुबीरा प्रसाद। बात करें किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे। सागर की तरह धीर, वीर, गंभीर थे। और भारत को जो है उन्होंने जो है भारत की विदेश नीति को बहुत अच्छा चलाया था और भारत को भी उन्होंने बहुत अच्छा चलाया था, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसीलिए आज भी पक्ष हो या विपक्ष सब उनका सम्मान करते हैं। पूरा भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या करता है? सम्मान करता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी धीर वीर गंभीर है किसकी तरह? सागर की तरह। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या है? धीर वीर गंभीर है किसकी तरह? सागर की तरह। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो जो बायोग्राफी है वो लिखी है किसने? सागरिका घोष। किताब का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और किताब को लिखने वाली कौन है? सागरिका घोष। कौन है भाई? सागरिका घोष। सो सागर से हो गया क्या? सागर से हो गया क्या? सागरिका। सागर से हो गया क्या? सागरिका। लेकिन अब इसमें घोष आ गया। इसमें क्या आ गया? घोष। एक बात आपको नहीं पता है, जो घोष है ना वो अंग्रेजी शब्द भी है, एक इंग्लिश शब्द भी है। क्या? घोष। इसका मतलब होता है भगवान। घोष का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स इज गॉड। घोष का मतलब क्या होता है? बिहारी जी पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी पे वो घोष नहीं चलेगा, अटल बिहारी जी पे चलेगा घोष। घोष एक अंग्रेजी शब्द है जिसका भगवान क्या होता है? मतलब गॉड। और वैसे भी वो कैसे बन गए थे? ही बिकम होली एज अ
गॉड। वो इतने होली हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो सम पीपल दे कंसिडर देम एज अ गॉड ऑल्सो। ठीक है, तो अगर घोष की बात करें तो यहाँ वो घोष नहीं है, यहाँ है घोष। घोष का मतलब होता है गॉड अंग्रेजी में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सागर जैसे कैसे है, धीर वीर गंभीर है। तो किताब किसने लिखी है, सागरिका और घोष। इनके लिए वो वाला घोष चलेगा, GOSH अंग्रेजी वाला, भगवान वाला। ठीक है, घोष। क्लियर हो गया होगा, किताबें आपको क्लियर हो गई होंगी तीन। एक बार फिर से देख लेते हैं पुरानी किताबें। बॉस कौन है, बॉस है चंद्रचूड़, खाते हैं क्या, गोश। खाते हैं क्या, गोश। बॉस कौन है, बॉस है चंद्रचूड़, खाते हैं क्या, गोश। तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष। और अगर हम लोग बोस के बाद बात करें, कैलाशपति क्या है, शूरवीर हैं, उनके यहाँ क्या मिलता है, प्रसाद। तो एंजल्स ऑफ कैलाश, द एंजल्स ऑफ कैलाश किसने लिखी है, सुबीरा प्रसाद ने। किसने लिखी है, सुबीरा प्रसाद ने। अगर हम आगे चले, धीर वीर गंभीर हैं सागर की तरह, तो सागरिका घोष के द्वारा लिखी हुई किताब है अटल बिहारी वाजपेयी। आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी किताब है अटल बिहारी वाजपेयी। ये है क्या, मिट्टी का मकबरा। काय का मकबरा है, मिट्टी का मकबरा। अब किसी का मिट्टी का मकबरा है, काय का मकबरा है, मिट्टी का मकबरा। तो भैया देखो, कोई भी नहीं चाहता उसका मकबरा काय का हो, उसका मकबरा मिट्टी का हो। अगर आप चाहते हो कि आपका मकबरा मिट्टी से काय का बन जाए, आपका मकबरा मिट्टी से पक्का बन जाए, कैसा बन जाए, पक्का, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा श्रीमद् भगवत गीता। क्या पढ़ना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता आपको पढ़नी पड़ेगी। तब आपका जो मकबरा है वो मिट्टी से कैसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर आप क्या पढ़ लोगे, श्रीमद् भगवत गीता। देखिए, ये जो सीरीज बनाई जा रही है, ये किसी के धार्मिक और किसी भी तरह की फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये सिर्फ इसीलिए बनाई जा रही है कि ताकि स्टूडेंट्स को याद रह सके और चीजों को वो रिलेट कर सके। ठीक है, देखिए पक्का, अगर आपका मकबरा ये जो है किसका, मिट्टी का मकबरा, अगर इसे पक्का करना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता। तो देखिए, किताब का नाम है, किताब का जो नाम है उसका नाम है टूम ऑफ सैंड। टूम का मतलब होता है मकबरा, टूम ऑफ सैंड। टूम काय का है, मिट्टी का। तो लिखी किसने है, गीतांजलि श्री। गीता से हो गया गीतांजलि, और श्रीमद् भगवत गीता तो होता ही है, तो गीतांजलि श्री ने किताब लिखी है टूम ऑफ सैंड। मिट्टी का मकबरा किसने लिखी है, गीतांजलि श्री ने। आगे चलते हैं, उल्लास की नाव। किताब का नाम क्या है, उल्लास की नाव। अच्छा, उल्लास का मतलब क्या, उल्लास का मतलब होता है बहुत खुश, उल्लास। उल्लास मतलब हम बहुत खुश हैं, उल्लास। लेकिन भाई एक बात समझ लीजिए, आप उल्लास कब होगे, आप खुश तब होगे ना जब आपका विकास होगा। अगर आपका विकास ही नहीं हो रहा है तो आपके अंदर उल्लास का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो पहले उल्लास के लिए क्या जरूरी है, विकास। क्या जरूरी है, विकास बहुत जरूरी है। काय के लिए, उल्लास के लिए, खुश होने के लिए विकास बहुत जरूरी है। किताब लिखने वाले हैं विकास कुमार झा। किताब लिखने वाले कौन है, किताब लिखने वाले हैं उल्लास की नाव विकास कुमार झा। विकास कुमार झा के द्वारा लिखी हुई किताब है उल्लास की नाव। आगे देखते हैं, ये देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। पंजाबी में लिखा हुआ है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किताब का नाम क्या है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। सब जानते हैं नीरज चोपड़ा जी को। अब जो नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने हमारे ओलंपिक्स में दूसरी बार गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत के आए हैं। पहले अभिनव बिंद्रा जी आए थे जीत के, ठीक है, लेकिन जेवलिन में पहली बार जीत के आए हैं। तो ये है क्या, भारत का नया दीपक है या नहीं है, नवदीपक है भारत का। कैसे है ये, भारत का नया दीपक है, उभरता हुआ सितारा है, नवदीपक है, नया दीपक है या नहीं है। तो देखिए, अगर आ जाए गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो ये हमारे क्या है, किताब का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये हमारे क्या है, ये हमारे नया दीपक है, नवदीपक है। इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल। किसने लिखी है किताब, किताब लिखी है नवदीप सिंह गिल। तो याद रखिएगा, ये नया दीपक है,
गोल्डन बॉय, जो गोल्डन बॉय हमारा नीरज चोपड़ा है वो कैसे है, वो नया दीपक है। तो किताब लिखी है किसने, नवदीप सिंह गिल ने, किताब लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। ये देखिए अक्षय कुमार हैं, कौन है, अक्षय कुमार हैं। पुराने अक्षय कुमार का जो नाम है वो है राजीव भाटिया। मोस्ट ऑफ यू आर नॉट नोइंग, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, अक्षय कुमार का नाम अक्षय कुमार नहीं है, अक्षय कुमार का नाम है राजीव भाटिया। अक्षय कुमार का पुराना नाम क्या है, राजीव भाटिया। तो अब ये राजीव भाटिया जी जो है, अक्षय कुमार उर्फ अक्षय कुमार राजीव भाटिया जी हैं, इन्होंने किताब लिखी है इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप। भारत अफ्रीका के संबंध कौन बताते हैं, राजीव भाटिया बताते हैं। हालांकि वो अक्षय कुमार नहीं है, आपको याद करने के लिए तरीका बता दिया गया है। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप किताब लिखी है किसने, राजीव भाटिया जी ने, राजीव कुमार भाटिया जी ने लिखी है, जो कि अक्षय कुमार का पुराना नाम है। तो अक्षय कुमार क्या बताएंगे, इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप, भारत अफ्रीका के रिलेशनशिप कौन बताएंगे, अक्षय कुमार। आगे चलिए, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, भारत की छोटी किताब, भारत की छोटी किताब। अच्छा, भारत में क्या है, भारत में छोटी छोटी चीजों पे, छोटे छोटे घरों में, हमारे छोटे छोटे संबंधों में, आपस में, सब में क्या है, बहुत ज्यादा बॉन्ड है, बहुत ज्यादा क्या है, बॉन्ड है। लेकिन बॉन्ड कैसा है, रिस्की। हमारे आपस में बॉन्ड हमेशा कैसा होता है, कहते थे लिटिल बुक ऑफ इंडिया, भारत की जो छोटी किताब है, हमारे छोटे छोटे संबंधों में क्या है, बॉन्ड है, हमारे छोटे छोटे संबंधों में क्या है, बॉन्ड है। लेकिन बॉन्ड बहुत रिस्की बॉन्ड है। भारत का जो बॉन्ड है वो कैसा है, बहुत रिस्की बॉन्ड है। तो रस्किन बॉन्ड, क्योंकि क्या है, बॉन्ड बढ़िया रहता है, सुबह शाम को पी लिया, बॉन्ड खत्म हो गया, बॉन्ड टूट गया, सही है या नहीं है। तो रस्किन बॉन्ड, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया लिखने वाले कौन है, रस्किन बॉन्ड। तो लिटिल लिटिल से याद रहेगा कि भारत में क्या है, लिटिल लिटिल, छोटे छोटे क्या है, अच्छे अच्छे बॉन्ड है। लेकिन वो कैसे बॉन्ड है, बहुत रिस्की बॉन्ड है। तो रस्किन बॉन्ड। आई एम होपफुल कि आपको सारी बुक्स अब तक समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं किताबों को तेजी के साथ। बॉस कौन है, चंद्रचूड़। क्या खाते हैं, गोश। तो देखिए बोस जो किताब है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष। कैलाशपति हैं, शूरवीर हैं, लेकिन जाओ तो उनके मंदिर में हमेशा क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। तो देखिए द एंजल्स ऑफ कैलाश, द एंजल ऑफ कैलाश किताब लिखने वाली कौन है, सुबीरा प्रसाद। कौन है लिखने वाली, सुबीरा प्रसाद। सागर की तरह धीर वीर गंभीर हैं, घोष हैं, घोष अंग्रेजी वाले घोष हैं, मतलब गॉड हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष, सागरिका घोष, सागरिका घोष ने लिखी हुई किताब है। आगे चलें, टूम ऑफ सेंट, मिट्टी का मकबरा। अगर मिट्टी का मकबरा ठीक करना है और उसे पक्का बनाना है तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। तो श्री गीतांजलि, गीतांजलि श्री, सॉरी गीतांजलि श्री इसकी लेखक है, टूम ऑफ सेंट की। उल्लास की नाव, उल्लास की नाव मतलब क्या, उल्लास कब होगा, आप खुश कब होगा, जब आपका क्या होगा, विकास होगा, विकास कुमार झा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। और राजीव भाटिया ने बताए हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशन। लिटिल बुक ऑफ इंडिया, भारत की छोटी किताब, बहुत ज्यादा रिस्की बॉन्ड है, तो रस्किन बॉन्ड। आगे चलते हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स का तीसरा हिस्सा हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने पहले के 2 हिस्से नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज देखिए। बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नगदाक पेलजी खोरलो, नगदाक पेलजी खोरलो, नगदाक पेलजी खोरलो जो है, नाम ही ऐसा लग रहा है, नगदाक पेलजी खोरलो। ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, कहां का, भूटान का। NPK, ये याद रख लेना, फर्टिलाइजर होता है। नगदी पेलगी खोरलो, NPK एक तरह का फर्टिलाइजर होता है जो कि डाला जाता है फसलों में। तो नगदी पेलगी खोरलो जो अवार्ड मिला है वो मिला है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, मोदी जी को मिला है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। नगदा पेलगी खोरलो जो अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, कहां का, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भूटान का, जो कि दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। सबसे बड़ा क्या है, नागरिक पुरस्कार है, कहां का, भूटान का।
चलिए बात करते हैं, जरा इसको थोड़ा समझिए पिक्चर को। ये 56 साल पुराना नाग है। कौन सा पुराना नाग है? 56 साल पुराना नाग है और इसके पास नीली मणि है। कैसी मणि है भाई? नीली मणि है। अब ये इसके पास जब नीली मणि है तो नीली मणि का मतलब ये ऐसी इसके पास नीली मणि है कि जिसके ऊपर ये फूंक देता है, जिसके ऊपर ये क्या कर देता है, ये नाग 56 साल का जिसके ऊपर फूंक देता है उसके अंदर जान आ जाती है। जिसके अंदर क्या कर देता है, फूंक देता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, जान आ जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और ये फूंकता कहां है? फूंकता आसमान से। फूंकता कहां से भाई? ऐसा तो धरती पे तो है नहीं, फूंकता कहां से? आसमान से फूंकता है। नीली मणि है और फूंक दे तो क्या आ जाती है, जान आ जाती है इंसान के अंदर। ठीक है भाई। अब इसने क्या करा, इसने फूंक दिया किसके ऊपर, एक दामोदर नाम के व्यक्ति के ऊपर। किसके ऊपर फूंक दिया? दामोदर नाम के व्यक्ति के ऊपर फूंक दिया, जो कि खुद 57 साल का था। दामोदर कितने साल के थे? दामोदर जो थे वो 57 साल के थे। दामोदर कितने साल के थे? दामोदर थे 57 साल के। दामोदर के ऊपर फूंक दिया, जिनकी एज कितनी थी? 57 साल के। कौन थे? दामोदर। अब इनको तो मौज आ गई भाई, मर गए थे, प्राण फिर से वापस आ गए, तो दामोदर मौजो। दामोदर को क्या आ गई? मौज आ गई। क्लियर है या नहीं है? 56 साल का नाग है, नीली मणि है। कैसी मणि है? नीली मणि। और फूंक देता है कहां से? आसमान से। तो अब देखिए, ये देखिए 56वां और 57वां जननपीठ अवार्ड। जननपीठ को हिंदी में ज्ञानपीठ भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको जननपीठ कहते हैं। जनन मतलब जान आ गई, और हिंदी में इसको ज्ञानपीठ भी कहते हैं। तो 56वां जो जननपीठ अवार्ड था, नाग को याद करिए तो नीलमणि फूकन। क्या नाम है? नीलमणि फूकन। और भाषा कौन सी? आसमान से फूकता है। तो इनकी भाषा कौन सी है? असमीस। भाषा कौन सी है भाई? इनकी भाषा है असमीस। इसकी भाषा कौन सी है? असमी भाषा में लिखते हैं। नीलमणि फूकन कौन सी भाषा में लिखते हैं? तो 57 साल के कौन है? दामोदर। इन्हें क्या आ गई? मौज आ गई, तो दामोदर मौजो। दामोदर मौजो। और जब इनसे पूछा गया तो ये बोले कौन करा? मुझे नहीं पता, कोंकणी। जब इनसे पूछा कि भाई आपके प्राण कैसे वापस होगा, तो बोले मुझे नहीं पता कौन करा, तो कोंकणी। तो 56वां जो जननपीठ पुरस्कार है वो मिलेगा नीलमणि फूकन को। किसे मिला है भाई? नीलमणि फूकन को। फिर आ जाइए वापस, नीली मणि। नीलमणि क्या कर दिया? फूंक दिया आसमान से। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है नीलमणि फूकन को, और 57वां मिला है किसे? दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण। पद्म विभूषण देखिए, भारत में सिविलियन अवार्ड जो नागरिक पुरस्कार हैं वो इस सीक्वेंस में दिए जाते हैं। सबसे पहले दिया जाता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और उसके बाद पद्म श्री। सबसे पहले दिया जाता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और उसके बाद पद्म श्री। तो इस बार पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, और 4 में से 3 जो है मरणोपरांत दिया गया है, और 1 जो है वो जीवित हैं। 3 मर चुके हैं, मरणोपरांत दिया गया है। 1, 2 और 3 लोग नहीं हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है, और ये वर्तमान में अभी क्या है? जीवित हैं। तो देखिए, जीवित कौन है? प्रभा। जीवित कौन है? प्रभा। बात समझ में आ रहा? तो प्रभा जी से कहा जा रहा है, प्रभा जी से कहा जा रहा है कि आपका कल्याण तभी होगा जब आप राधे श्याम की भक्ति करेंगी। किसकी भक्ति करेंगी? आपका कल्याण कब होगा? आपका कल्याण प्रभा जी आपका कल्याण तब होगा जब आप राधे श्याम की भक्ति करेंगी। तो प्रभा से तो प्रभा आत्रे, जी से जनरल विपिन रावत, पहले सीडीएस हैं भारत के। क्या है ये? पहले सीडीएस है। सीडीएस को समझ लीजिए कि ये जो रैंक शुरू करी गई 2019 से शुरू की गई थी, इनको हेड बना दिया था तीनों सेनाओं का, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। भारत के पहले सीडीएस पूछ ले तो बताइएगा जनरल विपिन रावत जी हैं। तो इनको हेड बना दिया था तीनों का, आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का। प्रभा जी आपका कल्याण तब होगा जब आप राधे श्याम की भक्ति करेंगी। तो देखिए, प्रभा से प्रभा आत्रे, जी से जनरल विपिन रावत, कल्याण से कल्याण सिंह जी, और राधे श्याम तो राधे श्याम
खेमखा, राधे श्याम खेमखा। समझ में आया नहीं? और ये भी कहा गया कि राधे श्याम की भक्ति करेंगी, खामखा अपना समय मत खराब करिए, खामखा अपना समय खराब मत करिए। तो राधे श्याम खेमखा को अवार्ड मिला है साहित्य और शिक्षा में। ठीक है, तो 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, तो याद रखिएगा। 3 को मरण उपरांत मिला है। और प्रभा जी से क्या कहा जा रहा है कि आप तो जीवित हो, प्रभा जी आपका कल्याण तब होगा जब आप राधे श्याम की क्या करेंगी, जब आप राधे श्याम की भक्ति करेंगी। अगर हम बात करें तो पद्म भूषण, पद्म भूषण जो है वो दिया गया है 17 लोगों को। भूषण कितने लोगों को दिया गया है? भूषण दिया गया है 17 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, जो कि तीसरा सबसे ऊंचा सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला बताया भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, पीछे 4, और उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। तो ये क्या है? 17 लोगों को दिया गया है क्या? पद्म भूषण। तो इसमें 0 और घुसड़ देना बीच में, तो पद्म श्री बन जाएगा। 17 लोगों को दिया गया पद्म भूषण और उसके में 0 और डाल देंगे बीच में, तो हो जाएगा पद्म श्री। तो पद्म श्री कितने को दिया गया? 107 लोगों को दिया गया है पद्म श्री। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर एलॉन मस्क। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? एलॉन मस्क। इन्हें कहने की जरूरत नहीं है, टेस्ला के मालिक हैं, सब जानते हैं। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? एलॉन मस्क। रामानुज प्राइज विनर, इस बार रामानुज पुरस्कार मैथ में दिया जाता है। रामानुज पुरस्कार किसे दिया जाता है? मैथ में दिया जाता है। और मैथ में तो अच्छे अच्छों को याद आ जाती है नानी, हाँ या ना? मैथ्स का मतलब है नानी। मैथ्स में अच्छे अच्छों को क्या याद आ जाती है? मैथ्स का मतलब होता है याद आ जाएगी क्या? अच्छे अच्छों को नानी, हाँ या ना? अच्छे अच्छे को क्या याद आती है? मैथ्स में तो नानी याद। तो रामानुजन पुरस्कार जो है, रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है किसमें? मैथ्स में। तो अच्छे अच्छे को क्या याद आती है? नानी। तो नीना गुप्ता, नानी याद आ जाएगी मैथ्स में, याद रखना। रामानुजन पुरस्कार मैथ्स में दिया जाता है, तो अच्छे अच्छों को क्या याद आ जाएगी? अच्छे अच्छों को याद आ जाएगी नानी। क्या याद आ जाएगी? अच्छे अच्छों को याद आ जाएगी नानी। रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता। अगर आगे हम लोग बात करें तो टेम्पल्टन पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? टेम्पल्टन पुरस्कार। अब टेम्पल्टन तो ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है, टेम्पटेशन जरूर समझ में आ रहा होगा। कैडबरीज की एक चॉकलेट होती है टेम्पटेशन, होती है नहीं होती? कैडबरीज की चॉकलेट होती है टेम्पटेशन, और जो टेम्पटेशन है वो खा गया फ्रैंक। कौन खा गया? फ्रैंक जो है वो टेम्पटेशन की चॉकलेट लेकर खा गए। फ्रैंक क्या कर गए? टेम्पटेशन की चॉकलेट लेकर खा गए। तो टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है किसे? फ्रैंक विल्जेक को। फ्रैंक विल्जेक को मिला है। अच्छा, ये दिया क्यों जाता है? ये दिया जाता है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख लो और पढ़ाई को अध्यात्म से जोड़ दो। पढ़ाई को काय से जोड़ दो? पढ़ाई को जब आप अध्यात्म से जोड़ देते हो, जब आध्यात्मिक जो है आप ज्यादा पढ़ाई को रिलेट कर पाते हो, तब दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार। मदर टेरेसा को दिया गया था। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था पहला टेम्पल्टन पुरस्कार। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार राज्यों को दिया गया है। तो जल तो आपको पता है, अच्छे अच्छों का जल निकाल दिया, अच्छे अच्छों का जल निकाल दिया, पसीना छुटा दिया अच्छे अच्छों का। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन जीतेगा? पता है आपको? राष्ट्रीय जल पुरस्कार अच्छे अच्छों का क्या निकाल दिया है? जल निकाल दिया है बाबा जी। तो उत्तर प्रदेश ने जीता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। बंगला एकेडमी अवार्ड पहली बार शुरू किया गया। बंगला एकेडमी अवार्ड, बंगला एकेडमी अवार्ड कब शुरू किया गया? प्रथम बार शुरू किया गया बंगला एकेडमी अवार्ड। तो बंगला एकेडमी अवार्ड पहली बार अगर शुरू करा जाएगा तो बांग्ला से तो आप समझते हैं किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। बंगाल में कौन है? एक ही है, दीदी। बंगाल में एक ही है, दीदी। 3 बार लगातार मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, ममता बनर्जी। बंगला एकेडमी अवार्ड। चलिए, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मतलब सूचकांक। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स को हम कहते हैं सूचकांक। इंडेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स को हम लोग कहते हैं सूचकांक। तो अब हम लोग जो है सूचकांकों पर चर्चा करेंगे। अगर सूचकांकों की बात करें तो देखिए, अगर हम इंडेक्सेस की बात करें, सूचकांकों की बात करें, तो सूचकांक में आपको 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला कि भारत की रैंक क्या है किसी सूचकांक में। दूसरा, आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था
इस सूचकांक को रिलीज करती है, मतलब किस संस्था के द्वारा इस इंडेक्स को या इस सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है या पब्लिश किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, यूपीएससी तो बड़ा शौकीन है इसका, बार बार पूछ लेता है कि इंडेक्स में भारत की रैंक नहीं पूछेगा, ये पूछेगा ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है। तो आज की कक्षा में हम लोग ये जरूर सीखेंगे कि इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है और भारत की क्या रैंक रही है। तो शुरू करते हैं, आज हम लोग सूचकांकों का भाग एक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए। ये लड़की है शांति, लड़की का नाम क्या है? शांति। शांति पढ़ती है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में। काय में पढ़ती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में, और बिल्कुल शांत है आइस की तरह, बहुत होशियार लड़की है। शांति नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती है। कहां पढ़ती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में, और आइस की तरह बिल्कुल शांत है, दिमाग बहुत बढ़िया शांत रहती है। तीन बातें समझ में आई, शांति लड़की है, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती है, और तीसरा बर्फ की तरह क्या है? बिल्कुल शांत है। कौन? शांति। आगे चलिए, ये एक लड़का है। ये कौन है? एक लड़का है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा क्या रहता है? हैप्पी रहता है, हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, हैप्पी रहता है अपने। करता क्या है साहब? ये साहब समुद्र में जाके फिन लगा के, समुद्र, फिन का मतलब पंख, समुद्र में फिन लगा के क्या करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन ढूंढता है, सतत विकास के समाधान ढूंढता है। क्या ढूंढता है? सतत विकास के समाधान ढूंढता है। काय में जाके? समुद्र में जाके। लड़का बहुत खुश रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे अपनी कौन थी? शांति है, और शांति बर्फ की तरह ठंडी है, आइस की तरह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती है। क्लियर है या नहीं है? लड़का है, खुश रहता है, फिन लगा के समुद्र के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या ढूंढता है? सॉल्यूशन ढूंढता है। आगे देखिए, अब हुआ क्या? शांति को और उस लड़के को आपस में दोस्ती हो गई। शांति और उस लड़के की आपस में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। और फिर ये बाद में पता लगा कि भाई हमारा घर तो बहुत बहुत दूर है, हम तो रहते हैं साहब, एक रहते हैं साहब दक्षिण में और एक रहते हैं साहब उत्तर में। लड़का रहता है कहाँ? दक्षिण में, और लड़की रहती है दिल्ली में, तो बहुत बहुत दूर है। तो भाई दोनों परेशान हो गए कि भाई अब तो हमारी दोस्ती चल नहीं पाएगी, आगे हमारी बातचीत हो नहीं पाएगी। अब आप कहोगे मोबाइल से हो जाएगी, आप तो कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, हमारी बातचीत हो नहीं पाएगी। और ठीक है, मोबाइल से हम मिल नहीं सकते हैं ना, मोबाइल से हम मिल नहीं सकते, केवल बातचीत कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब जब ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो इन लोगों ने करा क्या? अब क्या हुआ? एकदम से झट से हाउस नंबर 135 जहां पहले से ही शांति रहती थी। शांति कहां रहती थी? हाउस नंबर 135 में रहती थी, और वहीं पर ही वो लड़का आके हाउस नंबर 136 में रहने लगा। लड़का किस में रहने लगा? हाउस नंबर 136 में रहने लगा। शांति काय में रहती थी? हाउस नंबर 135 में, और लड़का रहने लगा हाउस नंबर 136 में। दोबारा देखिए, शांति काय में पढ़ती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में। काय में पढ़ती है भाई? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती है, और आइस की तरह ठंडी है। कैसे ठंडी है? आइस की तरह ठंडी है, कूल है एकदम। लड़का प्रसन्न रहता है, काम क्या करता है? फिन लगा के समुद्र में स्कूबा डाइविंग करता है, और इसका काम क्या है? सतत विकास के समाधान ढूंढना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन ढूंढना इसका काम है। जब पता लगा आपस में दोस्ती हो गई तो बोले अब हम मिल नहीं पाएंगे, तो शांति 135 नंबर के कमरे में रहती थी, 135 इसका मकान नंबर था, तो ये आके 136 में बस गया। लड़का दोनों खुश। सही है। अब देखिए आगे क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, शांति काय में पढ़ती थी? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज करती है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक। विश्व शांति सूचकांक को रिलीज करने वाली जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है। क्लियर हो गया? समझ में आया? शांति। अब बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, विश्व प्रशंसा सूचकांक, उसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएनओ का। यूएन का, ठीक है, यूएन का क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्या ढूंढता था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन ढूंढता था। नेटवर्क आप अपने पास से लगा लोगे। संस्था है काय की? यूएन की। यूएन की संस्था है। ये रिलीज करती है क्या? हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस मतलब प्रशंसता सूचकांक। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है। और भारत की रैंक पीस इंडेक्स में,
पीस में कितनी है, शांति में 135, और जबकि हैप्पीनेस में कितनी है 136। आई एम होपफुल आपको क्लियर हो गया होगा। विश्व शांति सूचकांक में हमारी रैंक है 135 और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 136। आगे चलिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न का मतलब होता है चिंता। चिंता क्या है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में चिंता क्या है, कंसर्न क्या है पूरी दुनिया में? कंसर्न है एक हंगर, भूख है या नहीं है। कंसर्न एक बहुत बड़ा है वर्ल्ड वाइड। हंगर यानी कि भूख जो है वो हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक कंसर्न है पूरी दुनिया में। कंसर्न कैसा है, वर्ल्ड वाइड है, और कंसर्न क्या है, भूख। लेकिन इंडिया वालों का क्या है, इंडिया वाले कह रहे हैं बेल्ट पहन के हिला देंगे। वो इंडिया में एक स्टेटमेंट है, कमर कस लो, एक होता है कमर कस लो, तो कमर कस लो। तो इंडिया वाले क्या कह रहे हैं, बेल्ट पहन के हिला देंगे। हंगर को क्या कर देंगे, बेल्ट पहन के हम हिला देंगे। तो अब समझिए, बेल्ट पहन के क्या करेंगे, हिला देंगे। लेकिन इंडिया की एक समस्या है, इंडिया की समस्या क्या है कि हम किसी भूखे को खाना देने की बजाय हम किसी भूखे को खाना वाना नहीं देंगे, भूखे के लिए खाने का प्रबंध नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। शादियों बारातों में सब जगह 101 का लिफाफा लेके पहुंच जाएंगे। हम शादी बारातों में 101 का लिफाफा दे देंगे, लेकिन भूखों को खाना नहीं खिलाएंगे। और ये कंसर्न है कैसा, वर्ल्ड वाइड। और हम क्या कह रहे हैं, हम इसे बेल्ट पहन के हिला देंगे। इस कंसर्न को हम बेल्ट पहन के क्या करेंगे, हिला देंगे, और लिफाफा देंगे काय का, 101 का। तो अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स, काय की बात करें, विश्व जो है क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भुखमरी सूचकांक। भुखमरी सूचकांक, अगर ग्लोबल इंडेक्स की बात करें, हंगर इंडेक्स की बात करें, तो भारत की रैंक है हंगर इंडेक्स में 101। हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है, 101। लिफाफा देंगे 101 का, तो हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक है 101। शांति में 135, शांति में 135, और प्रसन्नता में 136, और हंगर में कितनी है, 101। हमारी हंगर इंडेक्स में कितनी है, 101 का लिफाफा देंगे। याद आया, अगर बात करें हंगर इंडेक्स में 101 है, तो जो हंगर इंडेक्स है, जो भुखमरी का इंडेक्स है, वो रिलीज करती है दो संस्थाएं। एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा है बेल्ट पहन के हिला देंगे, तो वेल्ट हंगर हिल्फी। वेल्ट हंगर हिल्फी, हिला देंगे से हो गया हिल्फी, वेल्ट हंगर हिल्फी। तो अगर हम दोबारा फिर से आ जाएं, बर्फ जैसी ठंडी शांति, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती थी, आइस जैसी ठंडी। तो इसमें अगर आइस से क्या मतलब था, आइस से मतलब था इसमें पहला स्थान आइसलैंड का है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान आइसलैंड का है। शांति में पहला स्थान किसका है, आइसलैंड का है। वो लड़का फिन पहने रहता था, इसमें पहला स्थान फिनलैंड का है। पहला स्थान किसका है, फिनलैंड का है। और सतत विकास का सोल्यूशन ढूंढता है। तो अभी 135 में आ गई शांति और 136 में आ गई हैप्पीनेस। और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज करता है क्या, शांति का। और कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अगर हम आगे चले, कंसर्न क्या है वर्ल्ड वाइड, हंगर। कंसर्न क्या है वर्ल्ड वाइड, तो इसे बेल्ट पहन के हम क्या करेंगे, हिला देंगे। हंगर को बेल्ट पहन के क्या करेंगे, हिला देंगे। और भारत की रैंक क्या है, 101। आगे चलिए, ये कौन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। पिक्चर है बजरंगी भाईजान। रिपोर्टर है पाकिस्तान के, रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के, हाँ या ना। रिपोर्टर कहां के थे, पाकिस्तान के। अब इनका कहना क्या था, पिक्चर में इनका कहना क्या था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हमें ऐसे रिपोर्टर चाहिए जिन पर कोई सीमा ना हो। हमें कैसे रिपोर्टर चाहिए, वी वांट द रिपोर्टर्स, सच रिपोर्टर्स वी डू नॉट हैव, विच डू नॉट हैव एनी बॉर्डर्स, जिनका कोई क्या ना हो, बॉर्डर ना हो। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बिना बॉर्डर के रिपोर्टर चाहिए हमें। इनका यही तो कहना था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। लेकिन इनकी बात सुनी नहीं गई। इनकी बात क्या नहीं करी गई, इनकी बात सुनी नहीं गई। क्यों, क्योंकि इनका शरीर था हल्का। इनका शरीर था हल्का। भाई अगर एक इनका शरीर है तो 4 सलमान भाई का शरीर था और 2 मुन्नी का था। समझ में आया नहीं आया, एक शरीर किसका है, इनका, तो इनसे 4 गुना सलमान का और 2 गुना किसका है, मुन्नी का। था या नहीं था। तो अगर हम लोग बात करें, इनका 1, इनका 4 और इनका 2, समझ में आया। तो इनका 1, इनका 4 और इनका 2, 1, 4 और 2, 1, 4 और 2 ये है क्या, 1, 4 और 2 जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम
इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इस बार भारत की जो रैंक है वो है 142। प्रेस स्वतंत्रता में भारत की जो रैंक है वो क्या है? 142। प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक क्या है? पहले पे वो खुद 4 गुना सलमान खान, 2 गुना मुन्नी। क्या कह रहा है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और कौन सी संस्था इसे रिलीज करती है? इसकी ये संस्था जो है जिसे रिलीज करती है उसका नाम क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्लियर है या नहीं है? अभी देखो आगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा, बहुत बढ़िया। बौद्धिक संपदा तो समझ ही रहे हो, भर भर के पीपों में रखी है। बौद्धिक संपदा तो हिंदुस्तान में भर भर के काय में रखी है? पीपों में रखी है। ये पीपे होते हैं घी के, ये तो आप जानते होंगे ना। भर भर के काय में रखी है बौद्धिक संपदा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब बौद्धिक संपदा की बात करें तो बौद्धिक संपदा काय में भर भर के रखी है? पीपो में भर भर के रखी है। तो बौद्धिक संपदा को रिलीज करता है वीपो। कौन रिलीज करता है? वीपो रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कौन रिलीज करता है बौद्धिक संपदा? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बौद्धिक संपदा की बात करें, चौवे मार रहे हैं बौद्धिक संपदा में। क्या मार रहे हैं? चौवे मार रहे हैं, और साथ में तिग्गी, चौवा और तिग्गी। तो मतलब 43वीं रैंक है हमारी बौद्धिक संपदा में। बौद्धिक संपदा में कौन सी रैंक है भाई? 43वीं हमारी रैंक है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक। सभी लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, ठीक है, या अभी पढ़ रहे होंगे। तो कॉलेज में हमारे क्या होता है? हमारे कॉलेज में जो सीनियर होते हैं, हमारे में कॉलेज में जो सीनियर होते हैं वो हमेशा किसे ढूंढते हैं? बोले यार स्वतंत्रता। यहां देखो भारत में कॉलेजों में कैसे स्वतंत्रता कर्टेल की जाती है। तो पहले ढूंढते हैं फ्रेशर। क्या ढूंढते हैं? फ्रेशर ढूंढते हैं कि भाई कोई नया मिल जाए। फ्रेशर होता है नया, कोई नया मिल जाए, फिर इसका काटो, उसका फिर सही से काटते हैं। हाँ भाई गाना सुनाओ, मुर्गा बनो, शर्ट उतारो, मुन्ना भाई एमबीबीएस में नहीं देखा? सबसे पहले ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, हमारे यहाँ कैसी फ्रीडम है कॉलेजों में? सबसे पहले तो ढूंढेंगे फ्रेशर को और फिर उसका काटेंगे। ये बात सही है नहीं है? सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले ढूंढते हैं किसे? फ्रेशर को, और फिर उसका क्या करते हैं? काटते हैं। तो अगर बात करें मानव स्वतंत्रता सूचकांक को जो रिलीज करते हैं, 2 इंस्टीट्यूट करते हैं। पहला है फ्रेशर इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट है? फ्रेशर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? फ्रेशर। और फ्रेशर का क्या करना है? काटो। फ्रेशर का क्या है? काटो। और दूसरा क्या है? काटो इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट है? काटो इंस्टीट्यूट। समझ में आया नहीं आया? और अगर भारत की रैंक की बात करूं, किसके रैंक की बात करूं कि भारत की इस सूचकांक में रैंक कैसी है? देखो भारत में क्या होता है बेसिकली, देखो अकेला घूम रहा है एक घूम रहा है, एक घूम रहा है, फिर अकेला घूम रहा है, और फिर क्या घूम रहा है? अकेला घूम रहा है, और फिर एकदम से 9 हो गए। भारत में अकेला घूम रहा, फिर अकेला घूम रहा, तो एकदम से कितने हो गए? 9। तो अगर मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत में मानव स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंक है 119। अकेला घूम रहा, लास्ट में कितने हो गए? 9। समझ में आ रहा है? क्लियर है या नहीं है? तो ये जो इंस्टीट्यूट जो है वो करता है फ्रेशर और काटो इंस्टीट्यूट। आगे देखते हैं, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है? वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, विश्व लोकतंत्र सूचकांक, विश्व लोकतंत्र सूचकांक। देखो भैया, विश्व हो, लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, सब कंट्रोल काय से होता है? पैसे से। मार्क्स ने बताया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड द सुपर स्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? पैसा। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डिसाइड करेगा? सुपर स्ट्रक्चर। रिलीजन हो या फिर वो इकोनॉमी, रिलीजन हो, फैमिली हो, कोई भी तरह का सुपर स्ट्रक्चर हो, वो किस पे डिपेंड करेगा? इकोनॉमी पे। तो डेमोक्रेसी कैसे बच जाएगी? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र कैसे बच जाएगा? पैसे से। है तो डेमोक्रेसी का इंडेक्स रिलीज कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट ही करेंगे माल। डेमोक्रेसी हो या कोई सीक्रेसी हो, क्या चाहिए? माल। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करती है डेमोक्रेसी का इंडेक्स। डेमोक्रेसी का इंडेक्स कौन रिलीज करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ही डेमोक्रेसी के इंडेक्स को रिलीज करती है। हाँ, डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी तो आप समझ ही रहे हो ना। डेमोक्रेसी में तो आप समझो, डेमोक्रेसी में
चौवे मार रहे हैं योगी जी, चौवे कौन मार रहे हैं? योगी जी। और छक्के मार रहे हैं कौन? मोदी जी। डेमोक्रेसी तो आप इंडिया की समझ ही रहे हो ना। चौवे कौन मार रहे हैं? योगी जी। और छक्के कौन मार रहे हैं? चौके लगा रहे हैं मोदी जी, सॉरी योगी जी, और छक्के लगा रहे हैं कौन? मोदी जी। तो भारत की रैंक डेमोक्रेसी इंडेक्स में कितनी है? 46। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारी कितनी रैंक है? 46। और इसे रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिस्ट। ठीक है, आगे देखिए। आगे बात करें सिप्री की। सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। सिप्री यह बताती है कि कौन सा देश कितना हथियारों का निर्यात कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, कितना जो है कौन सा कंट्री इंपोर्ट करा रहा है क्या, हथियारों को। तो हमारा नंबर तीसरा है, हम कहां मानते हैं हथियारों से। पहला नंबर यूएस का है, फिर चाइना का है, और फिर हम हैं। सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट कराने वाले कौन है? तीसरे नंबर पे हम तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हथियारों को क्या करा रहे हैं? इंपोर्ट करा रहे हैं, उसका निर्यात आयात करा रहे हैं, शायद निर्यात होता है शायद, पता नहीं, कोई कंफ्यूजन। इंपोर्ट तो ठीक है, इंपोर्ट मतलब मंगा रहे हैं, इंपोर्ट मतलब मंगा रहे हैं सबसे ज्यादा भारी पैमाने पर। ठीक है, तो अगर तीसरे सबसे ज्यादा भारी पैमाने पर हम हथियारों को मंगा रहे हैं सिप्री। ठीक है, अब ये देखो, ये कार है, ये क्या है भाई? ये है कार, और ये है टीवी। इतना बड़ा टीवी है, इसे कहते हैं टीबा। भाई टीवी नहीं है, जो टीबा है, टीवी नहीं है, ये क्या है? ये तो ये कार है। और ये अंकल कार नहीं है, ये क्या है? टीबा है। कार नहीं है, ये क्या है? ये टीबा है। तो हो गया कार टीबा। क्या हो गया? कार टीबा। क्या हो गया? कार टीबा। अरे हम साथ साथ है, बहुत बड़े हो गए तो। अरे क्या हो गया भाई, गुस्सा होगा कि हम साथ साथ छोटे ही नहीं हो रहे हो? फंक्शन करना बंद कर दिया क्या? चलो मैं इसे समझा देता हूं। ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक में बेसिकली है क्या? गुस्सा हो गए, हम साथ साथ है, इंडियंस से हैं। मेरे ख्याल से हैंग हो गया क्या? चलिए कोई नहीं। पीछे मैंने आपको बताया एक कार थी और साथ में क्या था? टीवी था। ठीक है, एक पीछे क्या थी? कार थी और साथ में क्या था? टीवी था। ये है, हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स बताने जा रहे हैं? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आपको बताने जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, कौन सी सुरक्षा है? सॉरी, खाद्य सुरक्षा सूचकांक। कौन सा सूचकांक है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक। एक तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है उसको रिलीज करता है कॉर्टिवा, एक एनजीओ है कॉर्टिवा। कॉर्टिवा जो है इसको रिलीज करता है, इस सूचकांक को। कार और टीवा, पीछे याद है कार और टीवा, तो कॉर्टिवा इसको रिलीज करता है। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा की बात करें, हैं हम साथ साथ, हम कैसे हैं सब लोग? हम हैं सारे साथ साथ, लेकिन हमारे घर में खाद्य सुरक्षा का एक भी आदमी का ठिकाना नहीं है। क्यों भाई? खाद्य सुरक्षा में मैं मानता हूं क्या है? चावल है, आटा है, गेहूं है, लेकिन अभी आजकल हम काय पे डिपेंड है? मोमोज, बर्गर, पैटीज, पिज्जा, ये ऑल सब अनाप शनाप चीजों पे क्या है? डिपेंडेंट है तो हम साथ साथ, लेकिन एक भी व्यक्ति का खाना नहीं है। तो अगर खाद्य सुरक्षा की बात करें तो भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है खाद्य सुरक्षा में 71वीं। भारत की रैंक क्या है खाद्य सुरक्षा में? खाद्य सुरक्षा में भारत की रैंक है
71वीं। तो आई एम होपफुल आपको सारे सूचकांक समझ आए होंगे, आपको सारी किताबें समझ में आई होंगी और सारे अवार्ड समझ में आए होंगे। अगर आपको दोनों वीडियोस इससे पहले वाली देखनी है तो प्लीज नीचे जाके देख लीजिए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनके नोट्स बनाते चलिए, ताकि एग्जाम टाइम में आप वीडियोस तो नहीं देख पाएंगे, आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप नोट्स से रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, याद हो रही है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।